गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पीरियोडिक टेबल में मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 18 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में ग्रुप 15 आपको डिस्कस कर दिया गया है। सबसे पहले तो ग्रुप 18 में आप जानेंगे मेंबर्स कौन कौन है। मेंबर्स है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। बोले कि ग्रुप 18 में ये मेंबर्स है हीलियम सिंबल He, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये सारा मेंबर्स हुआ ग्रुप 18 का, इनर्ट गैस फैमिली का। इन सबों में पहले ये जान जाइए कि ये जो रेडॉन है ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। लिख रहे हैं आउट ऑफ ऑल inert gases, out of all inert gases, radon does not exist in atmosphere. रेडॉन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ रेडियम। इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ रेडियम। जानिएगा कि रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88 और मास नंबर होता है 226। बोले कि रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88, मास नंबर होता है 226। अगर रेडियम से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, मतलब रेडियम से अल्फा डीके हो, रेडियम से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, अल्फा पार्टिकल हम लोग बोलते हैं हीलियम 2 4 प्लस प्लस को, तो नीचे में 2 माइनस कर देंगे, तो 88 में जब 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 86 और ऊपर में 4 माइनस कर देंगे तो 226 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 222 हो जाएगा। यही है रेडॉन। है क्या? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस बाहर निकालते रहता है। तो जब रेडियम अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालेगा तब रेडॉन बनेगा। ऐसे रेडॉन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर जानेंगे कोई भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से जब नीचे बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटता है किसी भी ग्रुप में, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे बढ़िएगा तो इससे आसान हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, इससे आसान हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना। लेकिन ग्रुप 18 में क्या है कि ये तो ठीक है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, लेकिन घटने के बावजूद इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटने के बाद भी, घटने के बाद भी इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है 1170 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे बढ़िएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। इसमें भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, इसमें और ज्यादा, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम। तो ग्रुप 18 में क्या है कि जब इसमें कम देना पड़ रहा है एनर्जी
तो कम में भी सोचिए इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। मेरा कहने का यह मतलब है कि आप किसी भी ग्रुप के मेंबर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रुप 18 को तो सोचिए भी मत, क्योंकि ग्रुप 18 में जिसमें कम देना चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसमें कम एनर्जी देना चाहिए, उसमें आपको इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। तो ये सब में तो और ज्यादा, ये सब में तो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यही सोच से ऐसा माना जाता था कि कोई भी इनर्ट गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ऐसा बिलीव था लोगों का। सारे साइंटिस्ट लोग यही सोचते थे कि इनर्ट गैस तो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, मतलब ग्रुप 18 में इनर्ट गैस के मेंबर में जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, उसका तो इतना ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो इन सबों का तो कहना ही नहीं है। मतलब कोई भी इनर्ट गैस यही माना जाता था कि कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता अपने इस हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कारण। ये ऐसा बिलीव था। तो पहले एक लाइन ये भी लिख दे रहे हैं कि इट वॉज बिलीव्ड दैट, इट वॉज बिलीव्ड दैट inert gases do not form compound due to very high ionization enthalpy। बोले कि ग्रुप 18 में जो भी मेंबर्स है वो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन बस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। जैसे जेनन को देखिए, जिसका कि कम होना चाहिए था, उसका भी 1170 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अब देखिए, फिर एक साइंटिस्ट आया नील बार्टलेट, एक साइंटिस्ट आया नील बार्टलेट। नील बार्टलेट क्या है? तो ये साइंटिस्ट है। एक साइंटिस्ट आया नील बार्टलेट, वो मार्च 1962 में, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट था जो मार्च 1962 में कहां पे? तो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। बोले कि एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट जो मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में formed a red colored compound, O2 plus PtF6 माइनस। बोले कि एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, वो मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लाल रंग का कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस। तो जब वो ये कंपाउंड बनाया तो उसको ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ा। जब वो ये कंपाउंड बनाया, लाल रंग का कंपाउंड बनाया, तो उसको ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ा और इस प्रोसेस में उसको एनर्जी देना पड़ा 1175 किलो जूल पर मोल। तो वो सोचा कि अरे ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी हम दिए हैं ये तो लगभग बराबर है जेनन के। वो ये सोचा कि जितना हम एनर्जी दे रहे हैं लगभग इतना ही एनर्जी अगर जेनन को दे दे तब तो जेनन से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसी सोच से वो सोचा कि चलो जेनन के साथ भी कंपाउंड बना के देखते हैं। कौन? तो नील बार्टलेट।
तो क्या बोल रहे हैं कि नील बार्टलेट मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाल रंग का कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस, और इस कंपाउंड को बनाने में, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उसको 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ा। दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी सिमिलर, this ionization enthalpy is very similar to ionization enthalpy of xenon. This inspired Neil Bartlett to form compound with xenon। यही इंस्पायर्ड किया नील बार्टलेट को कि चलो जेनन के साथ भी कंपाउंड बना के देखते हैं। एंड he successfully formed another red colored compound Xe plus PtF6 माइनस। पहले तो नील बार्टलेट ये बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस, लेकिन जब ये बनाया तो देखा कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में इतना एनर्जी देना पड़ रहा है जो कि लगभग जेनन के आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। तो वो सोचा कि चलो जेनन से कंपाउंड बना के देखते हैं, और वो सक्सेसफुली ये कंपाउंड बना दिया। ये भी लाल रंग का कंपाउंड था। तो ये पहला इनर्ट गैस का कंपाउंड है जो दुनिया में एग्जिस्ट किया। बट नाउ we know that xenon can form compounds। अब हम लोग जानते हैं कि नहीं, जो xenon है वो कंपाउंड बनाता है। But now we know that xenon can form compounds with electronegative elements, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब हम लोग जानते हैं कि जेनन कंपाउंड बनाता है किसके साथ, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। अब सुनिए, ये तो पहले पूरा आपको कहानी ये लिख दी है कि कैसे पता चला कि इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनाता है। तो ये कहानी से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इंस्पायर्ड एन बार्टलेट टू कैरी रिएक्शंस विथ जेनन, कि वो जेनन के साथ रिएक्शन करवाया और कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब इसके बाद, ये कहानी के बाद कॉपी पर लिखेंगे कि सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ जेनन। जेनन का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक तो है XeF2, दूसरा है XeF, तीसरा है XeF6, चौथा है XeOF4, पांचवा है XeO3, छठा है XeOF2। ये सब कुछ कंपाउंड है जेनन का। ये सब जेनन का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। हम लोग को करना क्या है, मतलब इन सबों में से सबका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एक तो जरूरी बात हो गया कि इन सब का आपको स्ट्रक्चर जानना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कैसा है, इसका कैसा है। स्ट्रक्चर तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और फिर सबको बनने वाला एक रिएक्शन,
एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ये बनता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ये बनता है। बस यही आपको ग्रुप 18 में पढ़ना है। सबसे पहले XeF2, दिमाग में रखिए कि कोई भी इनर्ट गैस अगर है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 लोन पेयर बच जाएगा। तो जिस भी एटम के पास 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होता है उसका ज्योमेट्री होता है लीनियर। ये सब क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है। क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में 14 स्ट्रक्चर बताया जाता है। 14 स्ट्रक्चर आप अगर केमिकल बॉन्डिंग में देखिएगा तो उसमें 14 स्ट्रक्चर है कि किसी एटम के पास 2 लोन पेयर बॉन्ड है तो कैसा स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये सारा स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है, 14 प्रकार का स्ट्रक्चर क्लास 11th में बताया जाता है। तो अभी उसी के बेसिस पे ये आपको ज्योमेट्री बता रहे हैं। अगर क्लास 11th में वो चीज नहीं पढ़ा हो तो ज्योमेट्री याद करना पड़ेगा। XeF4, 4 फ्लोरीन जुड़ गया, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 फ्लोरीन तो जुड़ गया 4 बॉन्ड से, 4 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 लोन पेयर इसको इस तरीके से बना देंगे। यह है लीनियर, यह है स्क्वायर प्लेनर, यह है लीनियर, यह है स्क्वायर प्लेनर। XeF6, XeF6 1 2 3 4 5 6, ये टेढ़ा बनाना है। केवल 6 इलेक्ट्रॉन अगर होता तब तो इसको सीधा बनाते, ऑक्टाहेड्रल बोलते, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 8 है, एक लोन पेयर भी है, तो इस लोन पेयर के कारण ये टेढ़ा हो गया है। अगर केवल ये होता सीधा तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब टेढ़ा, ऑक्टाहेड्रल। XeOF4, ये तो हुआ XeF4, 4 फ्लोरीन तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर वाला टाइप। अब एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर बना दिए। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये है स्क्वायर पिरामिडल। XeO3, XeO3 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ गया ऑक्सीजन से और एक लोन पेयर बच गया। इसको बोलेंगे पिरामिडल, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री में लोन पेयर को नहीं देखा जाता है। अगर लोन पेयर नहीं देख रहे हैं तो लीनियर, लोन पेयर नहीं देख रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर, लोन पेयर नहीं देख रहे हैं तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, लोन पेयर नहीं देख रहे हैं तो स्क्वायर पिरामिडल, लोन पेयर नहीं देख रहे हैं तो पिरामिडल। XeOF2, XeOF2 इसको बोलेंगे टी शेप, क्योंकि लोन पेयर को तो देखना ही नहीं है, तो ये हो गया टी शेप। तो पहले जो भी स्ट्रक्चर है वो पहले आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया। अब इसके बाद बोले कि सब का आपको बनने का रिएक्शन जानना है। अगर Xe फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, अगर Xe फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करे 673 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे, तो XeF2 बने। ये पहला XeF2 के लिए। दूसरा कि अगर Xe फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करे 873 केल्विन पे 7 बार प्रेशर पे
तो XeF4 बने। केवल इसमें यह दिमाग में रखना है कि इसमें जो Xe और फ्लोरीन आप ले रहे हैं वो 1:5 रेशियो में होना चाहिए। मतलब जितना ये होना चाहिए उसका 5 गुना ये होना चाहिए। ये बैलेंस्ड फॉर्म है, लेकिन रेशियो मतलब आप इसको अगर ले रहे हैं 10 ml, अगर आप इसको ले रहे हैं 10 ml तो उसका 5 गुना आपको इसको ये लेना होगा, फ्लोरीन को लेना होगा। तो Xe और F2 अगर 1:5 रेशियो में कंबाइन करेगा इतना टेम्परेचर पे, इतना प्रेशर पे, तो XeF4 बनेगा। अब देखिए Xe और F2 अगर आपस में कंबाइन करें 1:20 रेशियो में, जितना ये ले रहे हैं उसका 20 गुना ये लेना होगा 573 केल्विन पे। इससे भी टेम्परेचर घट गया, लेकिन प्रेशर इन सब से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए 50 से 70, 50 से 70 बार, तो बनेगा XeF6। ये XeF2, XeF4, XeF6 ये 3 बनाने का रिएक्शन बता दिया। अब देखिए ये कैसे बनेगा। अगर ये XeF6 लिए, XeF6 में अगर वाटर डाले तो ये 2 हाइड्रोजन यहां से 2 फ्लोरीन के साथ 2HF बन जाएगा, और यहां XeF4 है और ये O है, तो ये कंबाइन करके XeOF4 बन जाएगा। ये XeOF4 इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। मतलब इसको पानी की मदद से तोड़े हैं, लेकिन ये पार्शियली तोड़े हैं क्योंकि यहां का सारा फ्लोरीन नहीं निकल गया। अगर ये जो XeF6 है इसमें अगर और वाटर डाल दें 3H2O, अगर यहां से 3H2O डाल दें तो ये 6 हाइड्रोजन, ये 6 फ्लोरीन बन जाएगा 6HF, और ये Xe 3 ऑक्सीजन के साथ XeO3 बन जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कब होगा? जब आप इसमें से 6 फ्लोरीन को निकाल दिए। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब है XeOF2। अब है XeOF2। तो बता रहे हैं क्या कि ये जो XeF4 है, XeF4 ये वाला, अगर इसमें अगर पानी डाल देंगे तो 2 हाइड्रोजन 2F के साथ 2HF बन जाएगा और बन जाएगा XeOF2। तो ये सब कुछ जरूरी रिएक्शंस है जिसमें कि ये 6 कंपाउंड आपका बनके तैयार हो गया। तो ये हम लोग का ग्रुप 18 कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।